नमस्कार, 2 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुनिया के तमाम देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। देश में कोरोना की स्थिति पर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश में कोविड की नई चुनौतियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए कोविड प्रबंधन के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से जुड़े मुद्दों के साथ करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना। और उत्तर भारत में ठंड का कहर, प्रदेश ने भी ओढ़ी कोहरे की चादर, पारा गिरा नीचे। गरीबों को ठंड से बचाने के लिए सरकार ने रैन बसेरा और अलाव जलाने के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना वायरस से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए आज दोपहर एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा भी होगी। वहीं इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय अधिकारी शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में प्रधानमंत्री को देश में कोरोना की ताजा स्थिति के बारे में अवगत कराया जाएगा। कोरोना की वर्तमान वैश्विक स्थिति के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। टीम 9 के साथ इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाए जाने के लिए आम जन को प्रेरित करें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि नए वेरिएंट पर नजर रखी जाए और हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। समीक्षा के दौरान उन्होंने कोविड टेस्ट और प्रिकॉशन डोज बढ़ाए जाने का भी निर्देश दिया। साथ ही आईसीसीसी को एक्टिवेट करने, एएनएम और आशा बहनों और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का सहयोग लेने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में कोविड का कोई भी नया केस प्रदेश में नहीं मिला है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चीन में बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में कोविड को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। चीन, जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ब्राजील से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर जांच किए जाने के निर्देश दिए हैं। आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य विभाग की टीम की निगरानी करेगी और इन्हें होम आइसोलेशन में 14 दिन रहना होगा। पॉजिटिव लोगों की सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा ताकि कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाया जा सके। सभी सीएमओ और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कोरोना से बचाव के लिए सभी उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। एयरपोर्ट के साथ रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर भी कोरोना की जांच के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध रहे, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर खरीद को बढ़ाया गया है। साल 2021 और 2022 में 2,75,000 करोड़ रुपए खरीद पर खर्च किए जा रहे हैं। इसमें किसानों को फायदा मिल रहा है। एमएसपी पर खरीद को भी इस मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छे से बढ़ाया है। 14-15 में 1,06,000 करोड़ रुपए की खरीद होती थी। अब 21-22 में 1,75,000 करोड़ रुपए खरीद पर व्यय किए जा रहे हैं और इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का निर्णय लिया, तो निश्चित रूप से ज्यादा पैसा किसान को मिल रहा है। और अब बात निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में जनहित याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी।
समय की कमी के चलते बुधवार को सुनवाई नहीं हो पाने के कारण अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक बृहस्पतिवार तक बढ़ा दी गई थी। बहस के दौरान बुधवार को याचियों की ओर से दलील दी गई कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है। इसका सामाजिक, आर्थिक अथवा शैक्षिक पिछड़ेपन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में ओबीसी आरक्षण तय किए जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट की दी गई व्यवस्था के तहत डेडिकेटेड कमेटी द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य है। आज इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। आज हम लोग की तरफ से यही ऑब्जेक्शन रखा गया था कि जो स्टेट ने जो एम्पेरिकल डाटा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो सुरेश महाजन में जो कहा गया है उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है, क्योंकि स्टेट से ये अननोटिस रह गया है। ये अभी मई का ऑर्डर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, तो ये अननोटिस रह गया है स्टेट की तरफ से, तो उस पे हम लोग कर रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट इसको देख रही है और इसको कल के लिए इसको फर्दर हियरिंग के लिए। और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। उन्नाव जनपद में कई बड़े स्लॉटर हाउस में 90 दिनों के अंदर 6 बार आईईटी टीम ने अलग अलग स्थानों पर छापा मारा है। रुस्तम स्लॉटर हाउस में आईटी टीम ने छापा मारा। अधिकारियों और कर्मचारियों के मोबाइल फोन टीम ने जब्त किए। ये छापेमारी रात तक जारी थी। टीम ने कंपनी के सभी गेट बंद करवाकर छानबीन शुरू की। इनकम टैक्स की टीम को टैक्स चोरी में क्या मिला है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले भी एओवी ग्रुप तथा एमएचए ग्रुप पर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर चुकी है और लगातार 72 घंटों तक कंपनी में जांच चलती रही है। इनकम टैक्स की टीम पुख्ता सूचना के आधार पर छापेमारी करती है। स्लॉटर हाउस में टैक्स चोरी को लेकर मिले इनपुट के आधार पर यह छापेमारी की गई है, जो अलग अलग कंपनियों में अनवरत जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज बैठक होगी। लोक भवन में शाम 4 बजे होने वाली बैठक में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से जुड़े मुद्दों के साथ करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में जीआईएस 2023 के लिए विदेशों से रोड शो कर लौटे मंत्री मुख्यमंत्री के सामने अपने दौरे का प्रस्तुतिकरण भी देंगे। मथुरा वृंदावन में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने की योजना स्वीकृत की गई है। ये कॉरिडोर 1200 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे से बांके बिहारी मंदिर को सीधे जोड़ा जाएगा। ये ग्रीन फील्ड 100 मीटर चौड़ा होगा। इसके किनारों पर मथुरा वृंदावन की संस्कृति के साथ बांके बिहारी के रूप के भी दर्शन होंगे। मथुरा के वैभव को पुनः विश्व पटल पर लाने के लिए यह योजना कारगर साबित होगी। इसे पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। इस ग्रीन फील्ड के किनारे म्यूजियम के साथ साथ द्वापर काल के जो गांव थे उन्हें भी विकसित किया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से नंदगांव, बरसाना और गोकुल शामिल हैं। कई तालाबों को भी विकसित किया जाएगा, जिसे लोग पैदल यात्रा करके भी देख सकेंगे। शुरू में जब ये योजना बनाई गई तो ये एग्जिस्टिंग राया कट से लेकर के और बांके बिहारी मंदिर तक था, लेकिन ये पाया गया फिजिबिलिटी स्टडी में कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा घनी आबादी है, जिसको हटा करके नया कॉरिडोर बनाया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसकी दोबारा फिजिबिलिटी कराई गई और अब डीपीआर जो प्रस्तुत हुई है उसमें जो है राया कट से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पहले ही एक नया एक्सप्रेसवे हम बांके बिहारी मंदिर तक बनाने जा रहे हैं। और उस एक्सप्रेसवे के साथ साथ दोनों तरफ हम थियोलॉजिकल विलेज, टूरिज्म, इको टूरिज्म, वाटर बॉडीज, कमर्शियल
एक्सप्लॉयटेशन, कथा वाचनालय, गीता से संबंधित चीज़ें, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, ये सारा का सारा हम वहाँ पर डेवलप करेंगे और ग्लोबल टेंडरिंग होगी इसकी, पीपीपी मोड पे होगा और जो एक्सप्रेस वे होगा वो प्राधिकरण उसका व्यवहार करेगा और जो पीपीपी डेवलपर होगा वो बाकी चीज़ें उसके द्वारा की जाएंगी। लैंड हमारी स्टेट गवर्नमेंट की इक्विटी होगी और पार्किंग के बहुत विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं क्योंकि अभी मथुरा वृंदावन में पार्किंग की बहुत भारी समस्या है, तो उसको दूर करने के लिए लगभग 1400 हेक्टेयर में पार्किंग का एक विशाल स्थान बनाया जा रहा है। और अब बात रायबरेली की, जहां योगी सरकार अपराध और भ्रष्टाचार में लिप्त सभी लोगों के खिलाफ समान कार्रवाई कर रही है। रायबरेली जनपद में रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा कर धन निकालने के मामले में कार्रवाई करते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी और संबंधित लिपिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। दुष्कर्म पीड़िता के नाम से आई हुई रकम को अधिकारी और लिपिक ने बंदरबाट करके निकाल लिया था। महिला के मोबाइल पर पैसा निकालने का मैसेज गया तो उसने संबंधित लिपिक से संपर्क किया, जो उसे लगातार गुमराह करता रहा। पीड़ित महिला ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से इस मामले में शिकायत की। जांच में मामला सही पाए जाने पर जिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा और लिपिक राजेश श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विगत कुछ दिनों पूर्व आवेदिका श्रीमती रेणु तिवारी निवासिनी सत्यनगर कोतवाली, उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी हेतु जिला प्रोबेशन कार्यालय में संपर्क किया था और शादी हेतु अनुदान के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो प्रोबेशन कार्यालय के कर्मचारी हैं उनके द्वारा उनका खाता खुलवाया गया। उक्त खाते में जो धनराशि आई वो 30,000 की जगह 3 लाख आई, जो उनके द्वारा बताया गया कि वो किसी और मद की थी और वह धनराशि किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा निकाली जा रही थी। उक्त प्रकरण की जांच जब मेरे द्वारा की गई तो पाया गया कि बैंक में जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो कूट रचित थे और उसमें खाता किसी और के नाम पर है, आधार किसी और का यूज किया गया था और उसमें पैसा किसी और के द्वारा निकाला जा रहा था। प्रथम दृष्टया मामले में सत्यता पाए जाने पर इसमें कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 908 पंजीकृत कराया गया है, जो जिला प्रोबेशन अधिकारी और वहां के एक संविदा कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध पंजीकृत। फतेहपुर जनपद में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बना रही है। जनपद में कई लाभार्थी इस योजना का लाभ लेकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं। सिविल लाइन निवासी शालीन मौर्य ने इस योजना के तहत अपना व्यवसाय स्थापित किया है। लाभार्थी ने बीटेक की पढ़ाई करने के बाद नौकरी की आस छोड़ अपना रोजगार स्थापित किया है। पूंजी की कमी बैंक ने दूर की और 20 लाख रुपए का ऋण इन्हें प्रदान किया गया। आज ये इंटीरियर और एक्सटीरियर वुड कार्विंग वर्क की मशीनें लगाकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं और अन्य लोगों को रोजगार के अवसर दे रहे हैं। सरकारी नौकरी का कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मैंने अपना यूनिट डालने की सोची कि मैं अपना व्यवसाय खुद करूंगा, तो जिसकी वजह से मेरे पास अमाउंट की भी दिक्कत थी, तो मैं सरकारी योजना लाभ मिला और उससे मैंने लोन करवाया जो लगभग 22 से 25 लाख का होना था, वो मुझे मिला। उसी से मैंने अपनी यूनिट डाली और यूनिट मुझे काम करने में यहाँ अच्छा लग रहा है और इसकी लगभग मुझे इनकम भी अच्छी मिलती है, जो कि ईयरली लगभग वही 5 से 6 के लगभग पहुँच जाती है अभी फ़िलहाल, क्योंकि नई यूनिट है और अपने यहाँ कई लोग काम भी कर रहे हैं इसमें। यहाँ पे अभी 3-4 महीने हुए हैं काम करते हुए और यहाँ पे जो कटिंग होती है उसकी ग्राफिक डिज़ाइन होती है पहले सॉफ्टवेयर पे, फिर उसके बाद मशीन पे जाती है और फिर कटिंग होती है। तो ये काम करता हूँ मैं और कहीं ना कहीं मुझे यहीं जनपद पे रोज़गार मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अति महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जनपद में एमएसएमई सेक्टर से संबंधित उद्योगों की स्थापना का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 31 उद्यमियों को 104 लाख मार्जिन मनी की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से कराई जा चुकी है और इसके अंतर्गत अपने जनपद में सिविल लाइंस में शालीन मौर्य जी ने बहुत ही खूबसूरत उद्यम की स्थापना की, जिसमें कि वुड कार्विंग का कार्य किया जाता है तथा अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा वो किसी भी
छवि को, उसका पृष्ठांकन उसी रूप में आधुनिक तकनीक के प्रयोग करते हुए उसको लेज़र कटिंग के माध्यम से लकड़ी के ऊपर बहुत खूबसूरत तरीके से कर देते हैं। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों को लाभ देते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आगे भी जारी रहेगी। इस योजना को विस्तार देते हुए करोड़ों लोगों को राहत दी जा रही है। प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 22 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच निःशुल्क राशन का वितरण किया जाएगा। इस योजना में अब लोगों को चावल ही वितरित किए जाएंगे। इसको लेकर आयुक्त खाद्य एवं रसद ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अगली खबर चित्रकूट से है। आकांक्षी जनपद चित्रकूट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वितरित मिनी स्प्रिंकलर ड्रिप सिंचाई से किसानों को आय में वृद्धि हो रही है। अब पहले की तुलना में सिंचाई में पानी कम लगता है और खरपतवार भी कम उगती है। कम पानी में भी अच्छी फसल ली जा सकती है। इससे किसानों की लागत कम होती है और आय में इजाफा होता है। स्प्रिंकलर पर राज्य सरकार छूट देती है, जिससे किसानों को इसे खरीदना आसान होता है। ग्राउंड वाटर को बचाना और फसलों की उपज को बेहतर करना इस योजना के माध्यम से सफल साबित हो रहा है। जो पानी अधिक लगता था, तो अब इसके स्प्रिंकलर सेट की वजह से हमें दिक्कत नहीं है, ना खेत में पानी भर जाता है, बढ़िया बराबर जो है फसल में पानी पड़ जाता है। पानी की बहुत बचत होती है। पहले हम लोग सिंचाई करते थे तो वो ट्यूबवेल से सीधे पानी खेतों में गिरता था, तो उससे पानी बहुत लगता था। हमको पानी की कम आवश्यकता है। सरसों मान लीजिए, जैसे ये लगा हुआ है हमारा, इधर देखिए, तो सरसों में चूंकि जब स्प्रिंकलर हम चलाते हैं तो इसमें कीड़े बहुत सारे पहले लगते थे। आज ये वर्षा टाइप होती है तो इसमें कीड़े नहीं लगते हैं और फसल पहले की अपेक्षा ये दोगुनी हो जाती है। इस योजना के अंतर्गत पोर्टेबल स्प्रिंकलर, रेन गन, मिनी ड्रिप, माइक्रो, ये सारी योजना संचालित हैं। इसके अंतर्गत अनुदान सामान्य कृषकों के लिए पोर्टेबल और रेन गन में 65% की अनुदान है और लघु सीमांत कृषकों के लिए 75% का अनुदान है। जनपद कासगंज की सभी 423 ग्राम पंचायतें पूर्णतः कंप्यूटरीकृत हो चुकी हैं। कंप्यूटरीकृत होने से ग्राम पंचायत स्तर पर हो रहे सभी विकास कार्यों का गेटवे एप्लीकेशन के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। परिणामतः भुगतान सहित अन्य कार्यों में पारदर्शिता आ रही है। कासगंज के जिला पंचायत राज अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि जनपद की सभी ग्राम पंचायतों को सरकार के निर्देशानुसार कंप्यूटरीकृत करने से स्थानीय लोगों को काफी सुविधाएं मिल रही हैं। पंचायत सहायकों की तैनाती की गई है। जनपद की ग्राम पंचायत दुवियाई और ग्राम पंचायत भुजपुरा में वाईफाई की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, एड्रेस सिस्टम का प्रबंध किया गया है। मैंने अपनी ग्राम पंचायत धुवियाई को आदर्श ग्राम पंचायत बनाई है। जैसे आपने देखा होगा, स्कूलों में स्मार्ट क्लासें चलवा रहा हूँ, है ना, हैंड वॉश, टाइल्सीकरण
पेंटिंग और मल्टीपर्पज हैंड वॉश ये लगवाए हैं, CCTV कैमरे लगवाए हैं और पंचायत घर में वाईफाई की सुविधा दी है। ग्राम पंचायत में कंप्यूटर लगा हुआ है और कंप्यूटर के माध्यम से जो जन तक की जो सुविधाएं हैं सरकार की वो पहुंचाई जा रही हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सबसे पहला उनका जो मुद्दा है कि ग्राम पंचायत स्वच्छ और सुंदर साफ सुथरी रहें, तो इस पर सरकार को बार बार धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है। क्योंकि माननीय जैसे मुख्यमंत्री महोदय का भी सपना है कि हर ग्राम पंचायत डेवलप हो, अच्छे विकास कार्य हो, और उसी आधार पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। और हमारे विकास खंड में 57 ग्राम पंचायतें आती हैं। इन 57 पंचायतों में हर एक जगह जो है पंचायत घर बन चुका है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, निर्देश है, उनके परिपालन में हर एक पंचायत से जो आवश्यक जन सुविधाएँ हैं, जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराना, सारी पेंशन स्कीम का आवेदन यहाँ करना, उनको स्वीकृत कराना, या अन्य किसी प्रकार की जो शिकायतें हैं जो ग्रामीण लोग बाहर जाके किया करते थे, जिलाधिकारी महोदय के पास जाते हैं या जो है तहसील स्तर पर जाते हैं, वहाँ न जाकर अपना कोई भी शिकायत है ग्राम पंचायत स्तर पर जो है कर सकते। और अब बात मौसम की। उत्तर भारत में ठंड के बढ़ने के साथ ही लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शीतलहर के बने रहने की चेतावनी जारी की है। वहीं श्रीनगर सहित कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान गिरकर मौसम के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कोहरे और शीतलहर को देखते हुए स्कूलों को आज से सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित शीतलहर और कोहरे का कहर बुधवार को भी जारी रहा। इसके आने वाले दिनों में ऐसे ही बने रहने की आशंका है और मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है। ठंड से बचने के लिए लोग आग तापते हुए दिखे। में पानी आ रहा है और वो परेशानी बढ़ रही है, कुछ दिख नहीं रहा है। दूसरे तीसरे गेयर में गाड़ी जा रही है। दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह में बुधवार को धर्मनगरी काशी में पहली बार घने कोहरे की चादरों ने सुगम आवागमन को बाधित कर दिया। शीतलहर और कोहरे के कारण एक ओर जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं इससे यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई है। कई स्टेशनों पर ट्रेन अपने निर्धारित समय से कई घंटों की देरी से चल रही है। लोग अपने गंतव्य समय से नहीं पहुंच पाएंगे, उनको शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, किसी डॉक्टर को दिखाना है तो उससे परेशान है। ये सब तो हो ही रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घने कोहरे के कारण तेनुआ टोल प्लाजा और बाघागाड़ा 4 लेन के बीच कुछ वाहनों की टक्कर हो गई। यहां 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। सुबह करीबन 6:30 बजे के करीब 6 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। 5-6 लोगों को घायल सूचना मिली थी। हॉस्पिटल, उन्हें सदर हॉस्पिटल में ले जाया गया है और क्रिटिकल कंडीशन किसी की नहीं है। मौसम विभाग का अलर्ट है तो ओवर स्पीडिंग ना करें, धीमी गति में चलें क्योंकि कोहरा अभी काफी घना रहने वाला है। सर्दियों की 40 दिनों की गंभीर अवधि चिल्लई कलां बुधवार को कड़ाके की ठंड के साथ शुरू हो गई। इसके साथ ही श्रीनगर सहित कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान गिरकर मौसम के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। वहीं एक और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप जारी है। आलम यह है कि राज्य के 8 शहरों का पारा 0 से नीचे चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। उच्च पर्वतीय इलाकों में क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को बर्फ गिरने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत राज्य के अन्य हिस्सों में ठंड और अधिक बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बुधवार को जारी अपने बयान में कहा कि राजधानी कोलकाता में न्यूनतम तापमान गिरकर 15.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे कम तापमान है। अधिकतम तापमान भी महज 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य है। बिहार की राजधानी पटना में तापमान में गिरावट और शीतलहर जारी है। यहाँ सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिला। अटारी वाघा सीमा पर घना कोहरा और शीतलहर जारी है। कड़ाके की ठंड में बीएसएफ के जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी फेंस पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। धुंध के टाइम में विजिबिलिटी थोड़ा 0 डिग्री हो जाती है, लेकिन हमारे इरादे हैं वो बुलंद रहते हैं। हम हमेशा पर रहते हैं। इस टाइम पे दिखाई नहीं देता है, लेकिन टाइम पे हम सुनने जोर देते हैं। पेट्रोलिंग चलती रहती है। दिक्कत तो आती है, लेकिन हमें भर्ती इसीलिए किया गया है कि हम आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हम यहाँ पर ड्यूटी करें ताकि देशवासी आराम से सो पाएं।
मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में देश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। इस दौरान तेज शीतलहर चलने के साथ ही घना कोहरा भी छाया रहेगा। वहीं लोगों को ठंड से बचाव के इंतजामों को देखने के लिए प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण देर रात कन्नौज पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने सदर तहसील परिसर में गरीबों को कंबल बांटे। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को ठंड से बचाने के लिए हर जरूरी इंतजाम कर रही है। रैन बसेरों के साथ ही वृद्धाश्रमों में भी ठंड से बचाव की व्यवस्था की जा रही है। कंबल वितरण आज तहसील कन्नौज में किया गया है। ये तो एक छोटा उपाय है। इसके अलावा रैन बसेरे ऐसे पूरे कन्नौज जनपद में 11 बनाए गए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि के आसपास में, अस्पताल के दोनों के साथ में। और इसके साथ साथ जो समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रम है उसमें लगभग 100 लोगों के रहने की व्यवस्था अभी हमने की है। और ऐसे लोग जो परिवार के साथ नहीं हैं, अकेले हैं, उनको वो चाहे तो लंबे समय तक और चाहे तो 2-3 महीने सर्दी के लिए आकर के रुक सकते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित भी किया है, अनुरोध भी किया है और उनको सरकारी राजकीय वृद्धाश्रम में उनको हम लोग जगह देंगे। जनपद बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गरीबों और कमजोरों के लिए कंबल वितरण और रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है। जनपद की तीनों तहसीलों में 67 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरा पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। रुकने की व्यवस्था और साफ सफाई के लिए कर्मचारी यहां देखरेख कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने रैन बसेरा और गो आश्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। वृद्धा आश्रम में जाकर अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में कंबल वितरण किया गया। जिलाधिकारी ने तीनों तहसीलों में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने तथा जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने के निर्देश दिए हैं, जिससे ठंड के प्रकोप से लोगों को बचाया जा सके। यहाँ रैन बसेरा पर हम आकस्मिक निरीक्षण किया करते हैं। अधिकारी भी हमारे किया करते हैं। अभी डीएम एडीएम साहब भी आए थे, निरीक्षण कर गए, संतुष्ट हैं। यहाँ पर असहाय निर्बल गरीब व्यक्तियों के लिए ठहरने की पूरी व्यवस्था है 24 घंटे। यहाँ रजाई, गद्दा, तकिया, बेड सब लगवा दिया गया है। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था रूम की गई है। अलाव भी जल रहा है। नीचे नहाने और शौचालय के लिए फ्री व्यवस्था है। और समाचारों के अंत में एक बार फिर से हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। दुनिया के तमाम देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। देश में कोरोना की स्थिति पर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश में कोविड की नई चुनौतियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए कोविड प्रबंधन के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से जुड़े मुद्दों के साथ करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना। और उत्तर भारत में ठंड का कहर, प्रदेश ने भी ओढ़ी कोहरे की चादर, पारा गिरा नीचे। गरीबों को ठंड से बचाने के लिए सरकार ने रैन बसेरा और अलाव जलाने के दिए निर्देश। और इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।